हेलो। आज हम क्लास 10th की टेस्ट वर्क है सामाजिक विज्ञान की, उसका सेकंड पार्ट करेंगे। उसमें टेस्ट 10 नंबर क्वेश्चन है कि बहुसंख्यकवाद को बनाए रखने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए हैं। देखो, बहुसंख्यकवाद, बहुसंख्यक यानी कि व्यक्तियों की अलग अलग प्रजातियां, लोग आपस में अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं ना एक जगह पे, तो उनको क्या कहते हैं, बहुसंख्यक। बहुसंख्या किन की, लोगों की। जैसे कोई हिंदू, मुसलमान, कोई हिंदू में भी अलग अलग जातियाँ, मुसलमानों में भी अलग अलग, क्रिश्चियन में अलग अलग, सिखों में, तो वैसे अलग अलग उनको बनाने के लिए श्रीलंका सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए। श्रीलंका की सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए। श्रीलंका की सरकार ने सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्रों में सिंहली वर्चस्व स्थापित करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए। देखो, जैसे सिंहली, तो वहाँ पर कौन से ज़्यादातर लोग रहते हैं, सिंहली, श्रीलंका वाले सिंहली, तो उनको कई प्रकार के उनके लिए उपाय किए गए। 1956 में श्रीलंका सरकार ने एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल को दरकिनार करके सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। वहाँ पर क्या किया गया, तमिल पोर्शन, देखो तमिलनाडु के नीचे ही है श्रीलंका वहाँ पे, तो फिर उनको क्या किया, दरकिनार करके क्या किया गया, सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर लिया। ठीक है। फिर नए संविधान में यह प्रावधान भी किया गया कि सरकार बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा देगी। यानी कि नए संविधान उन्होंने क्या बनाया कि अब सरकार क्या करेगी, पहले एक सिंहली लोग हैं वहाँ पर रहने वाले, दूसरे तमिल लोग रहने वाले हैं, तीसरे वहाँ पर कौन है, बौद्ध मत, बौद्ध धर्म को मानने वाले। यह तमिल हिंदुओं के लिए अपमानजनक कदम था। ठीक है, क्योंकि उनको दे दिया प्रश्रय, पर भारत वाले जो तमिल थे उनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी, महत्व नहीं दिया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति भी चली। तो बहुसंख्यक यानी कि उन संख्या में सबसे अधिक वालों को प्रश्रय देना ही हो। फिर अगला आया संघीय शासन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखो, संघीय शासन व्यवस्था यानी कि संघ का अलग शासन हो और राज्य का अलग हो, पर दोनों मिलके शासन करते हो। जैसे भारत में हो गया, भारत ऊपर से केंद्र सरकार शासन करती है, बीच में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की राज्य सरकारें शासन करती है। संघीय शासन व्यवस्था यह सरकार की एक व्यवस्था है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण एवं उसकी विभिन्न अनुसांगिक इकाइयों में बीच बढ़ जाती है। जैसे भारत में हो गया सर्वोच्च सत्ता, तो देखो केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार जैसे दिल्ली से गवर्न होती है। जैसे मोदी सरकार है, तो मान लो मोदी सरकार है दिल्ली में, तो अब यहाँ राजस्थान में या दूसरे राजस्थान में जैसे गहलोत सरकार है, तो अलग अलग प्रकार की यहाँ सरकार है ना, गुजरात में अलग है, एमपी में अलग है, यूपी में अलग है, तो वो उनके बीच में शक्तियाँ क्या होती है, आपस में बटी होती है। जैसे राज्य सरकार की कानून और राज्य सरकार के इनके राज्य सूची पे ऊपर जो कानून बनाएंगे। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर की सरकारें होती है। इसमें एक सरकार संपूर्ण देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दैनिक कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना कार्य करती है। जैसे भारत में हो गया, राज्य सरकारें अपना अलग काम करती है, केंद्र सरकारें अपना अलग काम करती है। अगला आया कि सामाजिक विभाजन तथा राजनीति किस प्रकार अंतर संबंधित है, व्याख्या कीजिए। सामाजिक विभाजन और राजनीति, सामाजिक विभाजन, समाज अलग अलग भागों में बटा हुआ है, और राजनीति के बीच अंतर संबंध बताते हैं। सामाजिक विभाजन से राजनीति प्रभावित होती है यदि सामाजिक विभाजन किसी समूह विशेष द्वारा अपनी पहचान बनाने के लिए होता है। सामाजिक विभाजन क्या होता है, किसी समूह, जैसे देखो समूह अलग अलग बनाते हैं ना अपनी पहचान बनाए रखने के लिए, तो वो जैसे ये जाट समाज है, ये सुतार समाज है या दूसरे, तो हर प्रकार से अपना अपना समाज बनाए हुए हैं, तो उनकी विशेष अधिकारों की फिर मांग करते हैं, उनकी पहचान स्पष्ट होती है। तो इस प्रकार के विभाजन में समझौते की गुंजाइश नहीं होती। जैसे आयरलैंड के लोग अपनी पहचान कैथोलिक या प्रोटेस्टेंट के रूप में बनाना चाहते हैं। दूसरा उदाहरण बेल्जियम का, जहाँ के लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं किंतु एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हैं। यानी कि अलग अलग तो रहते हैं परंतु सबकी आपस में क्या होती है, भावना का सम्मान। कैसे, भारत क्या है कि विविधताओं में एकता का देश है। इन अलग अलग भाषाओं से दूसरे समुदाय के लोगों का कोई अहित नहीं होता। अलग अलग रहते हैं, सबकी अलग अलग पहचान है, परंतु एक दूसरे के किसी के अहित नहीं करते वो। विकास की धारणीयता से आप
क्या समझते हैं? धारणीयता यानी कि सस्टेनेबिलिटी, विकास यानी कि डेवलपमेंट, यानी कि विकास का कंटिन्यू बने रहना, उससे आप क्या समझते हैं? विकास की धारणीयता का आशय विकास के स्तर को और ऊंचा उठाने तथा वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखने से है। यानी कि विकास के स्तर को ऊंचा उठाना मतलब जो अभी तक विकास किया गया है उसको ऊपर उठाना, और वर्तमान विकास के स्तर को भावी पीढ़ी हेतु बनाए रखना। अभी हम जो विकास कर रहे हैं उसका भावी पीढ़ी पर असर होना चाहिए, उसके लिए भी हमें रखने हैं। धारणीयता का विषय विकास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना विकास अधूरा है। इसमें भावी पीढ़ी की उत्पादकता को हानि पहुंचाए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने पर बल दिया जाता है। बनाए रखने में साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर भी बल मिलता है। यह देश की भावी उन्नति के लिए आवश्यक है, यानी कि जरूरी है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण भी यानी कि प्रकृति से उतना ही लो जितने आपके यूज आए, और दूसरे भावी पीढ़ी के लिए भी उसके लिए कार्य करो। फिर अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। सार्वजनिक क्षेत्र, इस क्षेत्र के अंतर्गत अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है। किसका होता है? सार्वजनिक। सार्वजनिक सरकार, जैसे सार्वजनिक पार्क कहते हैं, सार्वजनिक स्थल कहते हैं, सार्वजनिक सभा भवन कहते हैं, तो वो उस पे ऊपर किसका अधिकार होता है? अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करती है, जैसे डाकघर हो गया, भारतीय रेलवे हो गया, आकाशवाणी हो गया, इंडियन एयरलाइंस हो गया, यहाँ पर हर कोई जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करना है। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि करना है। इस क्षेत्र में उत्पादक और वितरण संबंधी समस्त निर्णय सरकार द्वारा निर्धारित नीति द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है। जबकि निजी क्षेत्र क्या होता है? इस क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व एवं सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है। किसके पास होती है? लोगों मतलब पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री के पास होती है। जैसे मुकेश अंबानी कंपनी है तो रिलायंस है, तो रिलायंस वाली किसकी? मुकेश अंबानी खुद की, उसमें सरकार का इतना रोल नहीं होता विभाग। जैसे मित्तल इंडस्ट्रीज है, टाटा आयरन स्टील कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है। देखा, निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। निजी क्षेत्र किस लिए बनी थी? ताकि वो उससे लाभ अर्जित कर सके। इस क्षेत्र में उत्पादन एवं वितरण संबंधी निर्णय निजी स्वामित्व अथवा प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। इसमें निर्णय कौन लेगा? निजी क्षेत्र लेंगे, वो खुद ही लेंगे, यहाँ सरकार लेती है। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के किन्हीं दो स्रोतों की व्याख्या कीजिए। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख के दो प्रमुख क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। औपचारिक क्षेत्र कौन से हो गए? सरकारी क्षेत्र। साख तो इसमें कौन से हो गए? बैंक हो गए और सरकारी सहकारी समितियां। बैंक समर्थक ऋणाधार के आधार पर लोगों को ऋण प्रदान करते हैं। बैंक से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो जाता है। बैंक क्या करता है? लोगों को कम ब्याज पर ऋण दे देता है ताकि लोग अधिक से अधिक चीज़ें खरीदे, उसके ऊपर भरोसा करें, साख यानी वैल्यू रखें। वहीं सहकारी समितियां भी ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आवश्यकता पूरा करने के लिए सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराती है। इन संस्थाओं में कृषक और व्यापारी दोनों ही अपनी अपनी आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए ऋण लेते हैं। इसमें आपस में क्या है? ऋण लेते हैं। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के दो कारण निम्नलिखित हैं। विदेशी व्यापार, भारत सरकार द्वारा क्यों विदेशी व्यापार पर रोक लगाती है? ताकि उनका माल अपने अंदर यहाँ पर बहुत ज़्यादा ना आ जाए। तो भारत सरकार द्वारा विदेशी प्रतिस्पर्धा से देश में उत्पादों की रक्षा करने के लिए अवरोधक लगाए, यानी कि भारतीय जो उत्पाद है उनकी वैल्यू बढ़ सके, वैल्यू बढ़ती रहे, तो इसलिए उन्होंने रोक लगाए। सन 1950 से 60 के दशक में भारतीय उद्योग अपनी प्राथमिक अवस्था में थे। इस अवस्था में आयात से प्रतिस्पर्धा इन उद्योगों को बढ़ने नहीं देती। अतः भारत सरकार ने आयात केवल मशीनरी, उर्वरक, खनिज तेल जैसे आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित रखा और विदेशी व्यापार अवरोधक लगा के रखे। फिर है कि नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखिए। तो अपने नेपोलियन कौन था? वाटरलू की लड़ाई में फ्रांस का था, वहाँ शासन किया था उसने। तो उसमें क्या था? अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को अधिक कुशल बनाने के लिए 1804 क्या है? 1804 में नेपोलियन ने नागरिक संहिता लागू की। नागरिक संहिता लोगों को कैसे अनुशासन में लाया जाए
यह संहिता नेपोलियन की संहिता के नाम से जानी जाती थी। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। इस संहिता की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित थी। इस संहिता ने जन पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। इसमें क्या किया, किसी को भी कोई विशेषाधिकार नहीं है। कानून के समक्ष समानता और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया। कानून के समक्ष सब बराबर है। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को भू स्वामित्व और जागीरदारी कार्य से मुक्ति दिलाई। फिर आया यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किए गए। शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। संपूर्ण देश में एक राष्ट्रीय मुद्रा प्रचलन की गई तथा एक समान कानून व्यवस्था तथा माप और तौल की एक जैसी प्रणाली बनाई गई, यानी कि जिससे लोगों को अधिक से अधिक तरीके से अनुशासन किया जा सके, शासन सही कानूनों के आधार पर चलाया जा सके, उसको उन्होंने संहिता बना दिया। संहिता मतलब कोड यानी कि उन्होंने क्रमबद्ध रूप से कुछ कानून नियम बना दिए। फिर है एक जॉल वेराइन संघ की विशेषता क्या थी। 1834 में पर्सा यानी कि आज का जर्मनी की पहल पर जॉल वेरान नामक एक शुल्क संघ की स्थापना हुई, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ये क्या था, एक शुल्क संघ था, टैक्स शुल्क। इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के मध्य शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। इनके बीच में जो टैक्स लगता था उसको समाप्त कर दिया गया। इस संघ ने मुद्राओं की संख्या को 30 से घटाकर 2 कर दिया। क्या कर दिया इसमें, क्या कर दिया, जो टैक्स लगते थे अलग अलग, उनकी मात्रा कितनी कर दी गई, 2 कर दी गई। इस संघ के प्रयासों से आर्थिक दृष्टि से समस्त जर्मनी एक हो गया। इससे क्या हो गया, पूरा जर्मनी एक हो गया। इस संघ ने आर्थिक राष्ट्रवाद के आंदोलन को जन्म दिया, जिससे उस समय में पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को मजबूत बनाया। इससे क्या हो गया, आर्थिक राष्ट्रवाद को जन्म दिया। आपके अनुसार प्राणी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध किस प्रकार मदद करते हैं। देखो, बांध क्यों बनाए जाते हैं। हमारे मतानुसार पानी के संरक्षण और प्रबंधन में बांध बहुत अधिक मदद करते हैं। प्रवाहित जल को रोकने, दिशा देने या बहाव को कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा, जो कि आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है, बांध कहलाती है। यानी कि बांध क्या, पानी को रोकना ताकि आगे यूज़ किया जा सके, व्यर्थ वे उसका भी यूज़ किया जाए। बांध का जलाशय से होता है, न कि इसके ढांचे से। किससे होता है, बांध का मतलब जलाशय से। बांध केवल सिंचाई के लिए नहीं होता, बल्कि इसका उपयोग विद्युत उत्पादन होता है, घरेलू और औद्योगिक उपयोग होता है, जलापूर्ति होता है, बाढ़ नियंत्रण होता है, मनोरंजन होता है, मत्स्य पालन होता है, नौकायन होता है, आदि कामों में किया जाता है। बांधों में एकत्रित जल के अनेक उपयोग संबंधित होते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ होती है, सतलज व्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम आती है। यानी कि ये जो परियोजना है जल विद्युत, तो ये किसमें होता है, ये बांध क्या काम आता है, जल विद्युत, वहाँ पर विद्युत भी बनता है और सिंचाई दोनों काम आता है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है, तो वहाँ पर ये काम आता है। फिर अगला सवाल था, बाढ़ के बचाव के लिए कोई 3 सुरक्षा उपाय बताइए। बाढ़ से बचाव के लिए सुरक्षा उपाय के, जब भारी अथवा निरंतर वर्षा के कारण नदियों का जल अपने तटबंधों को तोड़कर बहुत बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो उसे बाढ़ कहते हैं। बाढ़ आनी यानी पानी बहुत सारा इकट्ठा हो जाना। नदियों का जल होता है अपने तटबंधों को, तट उसके तोड़ के वो पानी फैल जाता है। बाढ़ अतिवृष्टि के कारण होता है, बहुत ज़्यादा बरसात होती है तो उसको क्या कहते हैं, अतिवृष्टि। बाढ़ से बचाव के लिए 3 उपाय निम्नलिखित है। बाढ़ पर नियंत्रण के लिए नदी उद्गम क्षेत्रों और जल ग्रहण क्षेत्रों में वनों का लगाया जाना अति आवश्यक होता है। इससे मृदा अपरदन रुकने से नदी में अवसाद के जमाव में कमी आएगी और जल शीघ्रता से मुख्य नदी तक नहीं पहुंच सकेगा। अतः बाढ़ से बचाव के लिए आवश्यक है वृक्षारोपण के साथ साथ वनों के अविवेकपूर्ण दोहन को रोकना। यानी कि वृक्ष लगाइए आप, और दूसरे जो वन काटे जा रहे हैं उनका मत काटिए, रोकिए उसको। यातायात मार्गों का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि इससे जल के प्राकृतिक प्रवाह में अवरोध उत्पन्न न हो। जो आने जाने वाले मार्ग है उनको जल के प्राकृतिक जो उनका मुख्य मार्ग है उसमें नहीं हो। वर्षा के पहले नदी के जल ग्रहण क्षमता को बढ़ाया जाए, उनको साफ सफाई करी जाए। अवसाद को निकालकर तटबंधों पर डलवाया जाए, इससे दोहरा लाभ होगा। एक नदी के जल ग्रहण क्षमता बढ़े, दूसरा तटबंध ऊंचे और मजबूत होंगे। आपके अनुसार सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है, कोई 3 तर्क लिखिए। जातिगत असमानता दूर करने के लिए अपने 3 सुझाव लिखिए। सांप्रदायिकता कैसे एक चुनौती है।
हमारे मतानुसार सांप्रदायिकता एक चुनौती, उसके पक्ष में 3 तर्क निम्नलिखित है। दैनिक जीवन में सांप्रदायिकता, क्या सांप्रदायिक सबसे आम अभिव्यक्ति दैनिक जीवन में ही देखने को मिलती है। इसमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदाय के बारे में बनी बनाई धारणाएं एवं एक धर्म को दूसरे धर्म के श्रेष्ठ मानने की मान्यताएं सम्मिलित है। ये चीज़ें इतनी सामान्य है कि सामान्यतः हमारा ध्यान इस ओर नहीं जाता, जबकि हमारे अंदर ही बैठी हुई होती है। ठीक है, हमने अलग अलग बिखेर दिए। समुदायों के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन, सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदायों का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय से संबंध रखते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद के रूप में ले लेती है। जो लोग अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें विश्वास अथवा राजनीति की इकाई बनाने की इच्छा का रूप ले लेती है। ठीक है, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी, सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इसके अंतर्गत धर्म के पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं, भावनात्मक अपील एवं अपने ही लोगों के मन में डर बैठाने जैसे तरीकों का उपयोग किया जाना एक सामान्य बात है। चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतानुसार मतदाताओं की भावनाओं अथवा हितों को बढ़ाने के लिए कई तरीके सामंते उठाए जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन है, जातिगत असमानता दूर करने के सुझाव। जो जातियों के आधार पर असमानता उनको दूर करने के लिए क्या उपाय है। अंतर जाति विवाह करो। दूसरा है मतलब एक जाति का दूसरी जाति के साथ विवाह करना। फिर इसमें सरकार भी प्रोत्साहन देती है, समाज में भी जागरूकता आएगी। ठीक है, चुनाव में जाति के आधार पर उम्मीदवारों का चयन नहीं करना, जाति का दूर क्या करना है। फिर है चुनाव में राजनीतिक दल जिस क्षेत्र में जिस जाति का बाहुल्य होता है उसी जाति के व्यक्ति को अपना उम्मीदवार चुनाते हैं। इससे जातिगत असमानता घटने के स्थान पर बढ़ती जाती है। लोग चुनाव में अपनी ही जाति के उम्मीदवार को वोट डालते हैं तथा अपनी जाति के अन्य लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे उपयुक्त उम्मीदवार का चयन नहीं हो पाता। अतः राजनीतिक दलों की जाति के स्थान पर योग्यता के आधार अपने उम्मीदवारों का चयन करना चाहिए। शिक्षा का विस्तार करना, जिन जातियों में पहले से ही शिक्षा का प्रचलन था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उनका वर्चस्व है। शिक्षा बढ़ाना, चुनाव में जाति के आधार पर उम्मीदवार का चयन नहीं करना और दूसरा अंतर जातीय विवाद करना, क्योंकि इससे सदस्य अभी भी स्वाभाविक रूप से शिक्षा से पिछड़े हुए। शिक्षा का विस्तार कर वंचित वर्गों के लोगों तक इनकी पहुंच सुनिश्चित करना। आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देती है। आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त कर देती है। ये निम्नलिखित उदाहरण, जैसे उन्होंने क्या देखा, माना एक किसान सरसों के बदले गुड़ लेना चाहता है। सबसे पहले सरसों विक्रेता किसान को ऐसे दुकानदार को ढूंढना जो न केवल गुड़ बेचना चाहता है बल्कि उसके बदले सरसों भी खरीदना चाहता हूँ। अतः दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तु खरीदने बेचने की सहमति रखते हो। इसे ही आवश्यकता को दोहरा संयोग कहा जाता है। साथ ही दोहरे संयोग को मिलना एक महत्वपूर्ण समस्या भी है। मुद्रा द्वारा इस समस्या के समान हो जाता है। मुद्रा क्या काम करती है, महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका का निर्वाह करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को समाप्त करती है। अतः अब सरसों विक्रेता होगा वो किसान, सरसों विक्रेता जो किसान है किसी विक्रेता को मुद्रा के बदले सरसों बेच सकता है और सरसों के बदले में प्राप्त मुद्रा से बाजार में अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी वस्तु और खरीद सकता है। ठीक है, मुद्रा लेके गया। पहले होता था क्या हो गया, पहले जिसको मान सरसों बेचनी होती थी वो गुड़ के उस सरसों के बदले वो बेचेगा तो उसको किसी को गुड़ चाहिए, वो चाहता है मुझे गुड़ चाहिए मैं सरसों ले लें, तो सर वो गुड़ वाला भी सोचेगा ना कि उसको भी कुछ और चीज़ चाहिए। तो क्या अब क्या हो गया, जैसे सरसों वाला गया उसने पैसे दिए, मतलब वो सरसों बेचेगा तो सामने वाला उससे पैसे दे देगा, वो उस पैसे को लेके वो किसी और चीज़ को जो उसको चीज़ चाहिए गुड़ चाहिए वो उससे वहाँ से खरीद सकते हैं। अपने तर्कों से सिद्ध कीजिए कि स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करती है। स्वयं सहायता समूह क्या होता है, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, वो आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं। सहायता समूह के अंतर्गत 15 से 20 लोग एक समूह बना लेते हैं। ये वे नियमित रूप से मिलते हैं तथा अपनी बचतों को इकट्ठा करते हैं। यह बचत धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। ये समूह अपने सदस्यों को ऋण देकर इनकी जरूरतों को पूरा करते हैं। क्या करते हैं, छोटे लोग ग्रुप बना देते हैं, ये रोज मिलते हैं, छोटे छोटे इकट्ठे करते पैसे, धीरे धीरे बढ़ती जाती है, ये ऋण देकर दूसरी जरूरतों को पूरा करते हैं। इस ऋण की जरूरत से लोग अपनी छोटा मोटा रोजगार प्रारंभ करते हैं। बचत व ऋण गतिविधियां संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्यों द्वारा स्वयं लिए जाते हैं। समूह दिए जाने वाले ऋण, उसका लक्ष्य, उनकी रकम, ब्याज दर और वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। ऋण दर के बिना बैंक भी स्वयं सहायता समूह को ऋण देने के तैयार हो जाते हैं। बैंक भी दे देते, कभी इनकी हेल्प कर देते हैं। इस प्रकार स्वयं सहायता समूह अपने सदस्यों को उचित ब्याज दर पर ऋण प्रदान करके उनकी स्वावलंबी बनाए रखने के योगदान देते हैं। इसके अतिरिक्त समूह की बैठकों के माध्यम से विभिन्न प्रकार सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू आदि विषयों पर चर्चा भी करते हैं। ठीक है।